हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हम आपको करा रहे हैं पूरा कोर्स। फिजिक्स की क्लास चल रही है, क्लास 12 की बारी है आज के दिन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक खूबसूरत चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। कुछ फिक्स्ड टॉपिक्स हैं जिनसे कुछ फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड में आने वाले हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ इंडक्शन आज का टॉपिक है और इससे बिल्कुल भूलना नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंडक्शन। क्या है सेल्फ इंडक्शन, समझते हैं। सबसे पहली बात कि इंडक्शन से आएगा इंडक्टर, तो हमें जानना चाहिए कि एक्चुअली इंडक्टर क्या होता है, उसके बाद हम कहीं इंडक्टेंस सीख पाएंगे। मैंने एक कॉइल बनाई आपके लिए और ये लॉन्ग कॉइल जो बन गई, आप सोचेंगे कि ये क्या है। जब भी कोई बच्चा दिमाग में इसे लाएगा तो इसे कहेगा कि ये तो एक तरह से सोलेनॉइड है। जवाब है बिल्कुल सत्य बात है, ये कुछ और नहीं है, सोलेनॉइड ही है। दिस सोलेनॉइड इज अ वेरी गुड इंडक्टर विच प्रोड्यूसेस इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन इफेक्ट्स। इसमें इंडक्शन होता है। क्या होता है इंडक्शन, समझते हैं। ये कुछ करंट बह रहा है और ये सोलेनॉइड है। करंट बहेगा सोलेनॉइड में, तो आप जानते हैं कि किसी प्रकार की बी फील्ड लाइंस इस करंट के प्रोडक्शन की वजह से इस सोलेनॉइड से गुजर रही होगी। आप बी फील्ड लाइंस का एक रफ स्केचिंग बना लीजिए इसमें और आपको दिखाई देगा कि बी फील्ड लेफ्ट में है और इस तरह से बी फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर बना लिया। अगर करंट कांस्टेंट है तो आपको लगेगा कि बी फील्ड भी कांस्टेंट है, तो हम यहां लिख लेते हैं। For constant current, B field is constant. Constant current के लिए जो B field होती है वो constant रहती है। दिमाग में रखें इस बात को। लेकिन अगर हम इसी की जगह पे, ये जो केस है constant B field का, not of our concern, क्योंकि इससे कुछ होने नहीं वाला है। होगा कब वो बताते हैं। फॉर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समय के साथ करंट बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे करंट बदलेगा, तो बी फील्ड विल ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे करंट बदलेगा वैसे वैसे बी फील्ड बदलेगी, और बी फील्ड बदलेगी तो इन कॉइलों के थ्रू जाने वाला फ्लक्स बदलेगा। कॉइल के थ्रू जाने वाला फ्लक्स बदलेगा, यानी जो लाइनें गुजर रही हैं, अगर फील्ड बढ़ रही है तो लाइनों की संख्या बढ़ रही होगी, और अगर फील्ड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो लाइनें दूर दूर हो जाएंगी, जो फ्लक्स हमारे कॉइल से गुजर रहा है वो कम हो जाएगा। इस केस का बड़ा इशू है। यहां पर अगर बी फील्ड बदली तो बी फील्ड से फ्लक्स थ्रू द कॉइल्स will be a function of time। ये जो कॉइल है इनसे जो फ्लक्स है वो फंक्शन रहेगा टाइम के साथ, यानी कि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे फ्लक्स बदलेगा। और आप जानते हैं कि अगर फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समय के साथ फ्लक्स बदला, तो इसका मतलब ये तो फैराडे लॉ हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है समय के साथ, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। दिमाग में रखें, ये क्या सीन है यार। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा ही करंट था, हमारी ही मैग्नेटिक फील्ड थी, और वो बदल गई, समय के साथ बदली, तो उस मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ही क्रिएट की है, हम कॉइल के सेंस में बात कर रहे हैं, उससे हमारे अंदर जो फ्लक्स था वो बदला, और उस फ्लक्स के बदलने से हमारे ही अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। कॉइल इज इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इट्स ओन कॉइल। अपनी ही कॉइल में बहने वाले करंट की वजह से अपनी ही कॉइल में ईएमएफ का इंडक्शन हो जाना, यह प्रॉपर्टी कहलाती है सेल्फ इंडक्टेंस। और ये कारनामा कर दिखाने वाले लोग कहलाते हैं इंडक्टर्स। तो ये जो अपना सोलेनॉइड है इसे हम नाम देंगे इंडक्टर।
तो अपने ही करंट में चेंज की वजह से अगर अपने अंदर ही किसी तरह का कोई ईएमएफ इंड्यूस करा ले अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, तो ऐसा मटेरियल, ऐसा डिजाइन, ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल सेटअप, अप्लायंस कहलाएगा इंडक्टर। और ये फिनोमेना जिसमें अपने ही करंट में चेंज की वजह से अपने अंदर ही ईएमएफ का इंडक्शन हो रहा हो, हम उसे कहने लग जाएंगे सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना है। तो मेरे हिसाब से पूरी बात क्लियर रही होगी। चलो बातें करते हैं। ये रहा सेल्फ इंडक्टेंस का एक बढ़िया सा चित्र। आप देखें कॉइल, इसमें कुछ करंट बह रहा है, बैटरी है ये, और जो करंट बह रहा है वो फंक्शन ऑफ टाइम मैंने लिया है, यानी जानबूझकर समय के साथ जो फ्लक्स है उसे बदलना चाहिए। अगर ये फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है तो जिंदगी बहुत खुश है, सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया बात, बहुत ही अच्छा, ठीक, अच्छी बात है। तो इससे कुछ ना कुछ फ्लक्स गुजर रहा होगा। इन्होंने फ्लक्स दिखाया है, मैं उस पर दोबारा पेन चला ले रहा हूं, उसका कोई फायदा नहीं है, बस आपको दिखना चाहिए कि हाँ कोई काम हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये जो फ्लक्स गुजर रहा है इसे आप कहेंगे फाई, और क्योंकि करंट है फंक्शन टाइम का तो फाई भी है फंक्शन टाइम का, और फाई है फंक्शन टाइम का तो इंड्यूस करेगा ये ईएमएफ। और फैराडेज लॉ तो ये भी कहता था कि लेंज लॉ ट्रू होता है, और लेंज लॉ ये कहता है कि इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा कि वो उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज ने उसे जनरेट किया। यानी अगर करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ कुछ ऐसा होगा कि करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ताकि ये जो चेंज आ रहा है इंक्रीज या डिक्रीज का, इसको नलीफाई किया जा सके। किसी भी प्रकार का फ्लक्स में चेंज आने पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि ऐसा फ्लक्स में चेंज ना आए। अगर करंट बढ़ने की वजह से फ्लक्स आया है, फ्लक्स में चेंज आया है, तो ईएमएफ कहेगा ना बढ़ो भाई, दबाने की कोशिश करेगा, घटाने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। अगर फ्लक्स के घटने की वजह से, करंट के घटने की वजह से ईएमएफ आया है तो करंट को घटने नहीं देगा, उसे सपोर्ट करेगा, उसे बढ़ाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस कहला रही है। ठीक है, अच्छी बात। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइल है, मैं इंडक्टर का भी सहारा नहीं ले रहा हूं, मतलब एक सोलेनॉइड का भी सहारा नहीं ले रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि यहां कोई इस प्रकार से हमारे पास कॉइल है, उसमें कुछ करंट जा रहा है, एंड दिस फ्लोइंग करंट इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ टाइम, बदल रहा है करंट के साथ, समय के साथ करंट बदल रहा है। तो कॉमन सेंस है कि इसमें गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका सीन बदलेगा, लाइनें पहले कम होंगी और फिर लाइनें ज्यादा होंगी, तो ये कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस करेंगे। तो मुझे बस ये बताइए कि एक कॉइल ना होकर यहां पे कई सारे टर्न्स हो सकते थे, तो हम कह सकते हैं कि n टर्न्स आर देयर। तुम ऐसा कह सकते हो कि व्हाट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी नेट। बात तो सही है, बी नेट जितना ज्यादा होगा उसके करस्पॉन्डिंग इनमें फ्लक्स भी होगा, लेकिन जो फ्लक्स टोटल होगा वो टोटल फ्लक्स अगर तुम देखोगे तो एक कॉइल का फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर होगा। जो टोटल फील्ड निकली वो सारी टोटल फील्ड कहां से गुजरी, हर एक कॉइल से गुजरी। टोटल फील्ड किसने क्रिएट की, सबने क्रिएट की। वो टोटल फील्ड एक कॉइल से, दो कॉइल से, तीन कॉइल से, सारी कॉइल से गुजर रही है। एक कॉइल से कितना फ्लक्स, फाई, एन कॉइल से कितना फ्लक्स, एन फाई। अब मैं अगर तुमसे ये कहूं बच्चे कि एन फाई, जिसको हम कह रहे हैं टोटल फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, तो कोई बच्चा कहेगा कि करंट पे डिपेंड करेगा। तुम कहोगे करंट पे कैसे डिपेंड करेगा, अरे प्रभु जितना ज्यादा करंट तुम इसके अंदर फ्लो कराओगे उतना ज्यादा ही तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतनी ही तो लाइनें इसके अंदर से जाएंगी, जितनी लाइनें इसके अंदर से जाएंगी उतना ही ज्यादा कहलाएगा फ्लक्स। अच्छा, यहां से आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को बच्चे हटा लीजिए तो आपको लगेगा कि आपने कोई कांस्टेंट लगाना है। ये कैपिटल एल नाम का एक कांस्टेंट हम लगाते हैं और ये बताने की कोशिश करता है कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना स्ट्रांग हो रहा है। हम इसमें नाम देते हैं इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सॉरी,
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ध्यान, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, दिमाग में रखें कि इंडक्टेंस जो हो रहा है, जो ईएमएफ को अपोज, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा, जो करंट में चेंज के अपोज करने के लिए आ रहा है, वो कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना ज्यादा हो सकता है। जिस भी सिस्टम में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा, हम कहेंगे उसमें इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी ज्यादा है। जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा, हम कहेंगे इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी कम है। तो कौन सा सिस्टम कितना ज्यादा इंडक्शन कर सकता है, इस बात का मेजरमेंट इस सेल्फ इंडक्टेंस से लिया जाता है। आप सेल्फ इंडक्टेंस के कोफिशिएंट को लिखिए, आप लिखेंगे n phi डिवाइडेड बाय I। phi फ्लक्स है, बन जाएगा वेबर, और करंट एम्पियर है तो बन जाएगा एम्पियर। अब वेबर को अगर देखें तो टकला इनटू मीटर स्क्वायर बनेगा अपॉन एम्पियर, तो ये बन गई हमारी सेल्फ इंडक्टेंस यूनिट। इसी को कैपिटल H से डिनोट करते हैं और नाम इसका देते हैं बेटा हम लोग हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पर है, इस वजह से H फॉर हेनरी कैपिटल H लिखेंगे, ये इसकी यूनिट होगी। इस सेल्फ इंडक्टेंस का बढ़िया वाला फिनोमेना। चलो आगे देखते हैं, ऐसे सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करते हैं। ईएमएफ का क्या सीन है, आओ देखो ईएमएफ का सीन दिखा। हमने कहा यार कि तुम्हारा जो फ्लक्स है वो क्या है, तुम कहोगे एल आई, यही तो है, हाँ यही। अब अगर मैं कहूं कि ये क्या है, तो तुम कहोगे ये टोटल फ्लक्स है, हम कहेंगे हाँ टोटल फ्लक्स है, कोई दिक्कत नहीं। क्या किसी को फैराडे लॉ याद है, सबको याद है। फैराडे लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो माइनस डी फाई बी बाय dt होगा। सर ये फाई बी क्या है, दिस इज नॉट अ सिंगल फाई, दिस इज n टाइम्स फाई। n टाइम्स फाई का मतलब यहां पर टोटल फ्लक्स लिखा हुआ है, वो टोटल फ्लक्स हमने n फाई करके लिखा हुआ है, माइनस d by dt। the total flux is nothing but L into I। self inductance is just a constant value, I है, आप लिख रहे हैं L बार d by dt of I। this is our induced EMF। ये और ये जो induced EMF है बेटे, ये एक कॉइल में N1 कॉइल, ठीक है ना, क्योंकि हमने L di by dt लिख दिया, d phi by dt लिखा, वो टोटल फ्लक्स है, सारे कॉइल की वजह से फ्लक्स है, लेकिन है तो एक कॉइल के थ्रू, इसलिए n का मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको लिखना है और इसमें लिखना है टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जितनी कॉइलें हैं सब में इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना है, तो L और n से मल्टीप्लाई di by dt, ये बन गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो ये डिसाइड कर रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी देयर। आप देखें L di by dt आ रहा है सामने, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताने वाला है। अब अगर मेरे पास किसी प्रकार का कोई सोलेनॉइड या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सिस्टम जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना हो सकता है, और यहाँ पे किसी प्रकार का करंट है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, तो फिर दो तरह की बातें हो सकती हैं, करंट इंक्रीज हो सकता है, दूसरा करंट डिक्रीज हो सकता है। जब करंट इंक्रीज होगा तो अपोज करने की कोशिश की जाएगी, तो हम कहेंगे ई नेट जो होगा वो होगा ई अप्लाइड माइनस L इंटू n डी आई बाई डी टी, यानी माइनस करेंगे, अपोज करना है। इसकी जगह जब करंट घट रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को इसे बढ़ाना होगा, तो हम लिखेंगे E अप्लाइड प्लस L एन डी आई बाई डी टी, करंट के घटने को रोकने की कोशिश करेगा। तो आप देखें कि डी आई बाई डी टी करंट के बढ़ने को पॉजिटिव लिया जा रहा है और डी आई बाई डी टी करंट के घटने के केस में नेगेटिव लिया जा रहा है। डी आई बाई डी टी is taken negative for decreasing currents, sorry positive for decreasing, क्या लिख दिया, increasing में decreasing लिख दिया मैंने। di by dt is taken positive for increasing currents and di by dt is taken negative
फॉर डिक्रीजिंग करंट्स, इस वजह से वो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। इतना सारा याद नहीं रखना, बस याद रखो अपोज कर रहा है तो माइनस और सपोर्ट कर रहा है तो प्लस। ये एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में और आपको इस तरह से डायग्राम बना के लिख के दिखाना। ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी है। अगर आप डायग्रामेटिकली और एक्सप्लेनेशन में अपने इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कम से कम लिखना पड़ेगा। टीचर इस बात को खुश होकर देखता है कि बच्चे ने उसे मैथमेटिक्स में बात की। चले, कोई सर्कुलर कॉइल है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस देख लेते हैं कैसे निकलेगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है ऐसे, और इसमें कुछ करंट बह रहा है, मान लीजिए क्लॉकवाइज बह रहा है। करंट की वैल्यू है I, और तुम्हें बताया गया है कि I इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बदलेगा ये फ्लक्स बदलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। ये सेंटर है और ये इसका सर्कमफेरेंस है, ये इसका रेडियस है R। ऐसे अब देखिए ये करंट ऐसे, जब करंट ऐसे तो लॉजिकली घूम रहा है तो लॉजिकली फील्ड अंदर जा रही है, और जहां बेटे जा रही है फील्ड आप तुरंत बोलने लग जाएंगे कि फील्ड गई अंदर तो फ्लक्स भी गया अंदर। फ्लक्स गया अंदर, बढ़ रहा है या घट रहा है? सर अगर ये करंट बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, सर अगर ये करंट घटा तो फ्लक्स घटा। अरे दोनों ही केस में ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया। हाँ, जरा अभी के केस की बातें कर लेते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, अभी ईएमएफ निकाल लेंगे। जरा मुझे ये बताओ कि इसके सेंटर पे फील्ड कितनी है? तो तुम कहते हो कि फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाय 2R, ये होगा इसका फॉर्मूला। मैंने कहा फॉर n टर्न्स, अगर n टर्न्स होती तो क्या होता? तो तुम कहते V इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2R इंटू n, और यही फॉर्मूला मेरे काम का है। मुझे क्या पता कि मेरी कॉइल एक कॉइल है या फिर कई सारी कॉइल्स हैं, तो जो भी मैंने कॉइल ले रखी है उसमें कितने टर्न्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने मान लिया कि n टर्न्स है तो जनरल फॉर्मूला बन गया। अब अगर ये भी फील्ड इन सारी कॉइल्स ने जो 1 2 3 4 5 10,000 20,000 व्हाटएवर कॉइल्स यू हैव टेकन, 1 से लेकर हजारों तक, उन सबने मिलकर क्रिएट की और वो सारी कॉइलों के सेंटर से जा रही, तो मैंने कहा कि यार एक कॉइल से कितना फ्लक्स जाएगा? तो तुम कहोगे एक कॉइल से फ्लक्स जाएगा B इंटू A। तो हमने कहा B कितना है? तुम कहोगे म्यू नॉट I बाई 2R इंटू n, और सामने A, पाई R स्क्वायर बेसिकली एरिया। फिर मैं कहूंगा नहीं नहीं, फ्लक्स बताओ फॉर n टर्न्स, ताकि ये हो जाए कि मुझे टोटल फ्लक्स पता चले। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा n टाइम्स फाई, और फाई की वैल्यू तो तुम लिख चुके हो। फाई की वैल्यू क्या लिखी बेटे? तुमने लिखी म्यू नॉट I बाई 2R इंटू n इंटू A, और फिर यहां पर देखोगे तो तुमने लिख रखा है बेटा एक और n से मल्टीप्लाई, क्योंकि तुम्हें इस n से करना है फ्लक्स के लिए। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। अब तुम टोटल फ्लक्स को यहां लिखो मेरे बच्चे, टोटल फ्लक्स जिससे तुम लिख रहे हो n टाइम्स फाई। क्या बनेगा बेटा देखना गौर से, म्यू नॉट I, उसके बाद n मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर बन जाएगा, नीचे लिखा बेटा 2R, और फिर जब तुम एरिया खोलोगे इस कॉइल के लिए है तो तुम लिख रहे हो पाई R स्क्वायर, R से R कैंसिल। आप देखें कि n टाइम्स फाई, जिसे आप फाई टोटल नाम दे रहे हैं, वो कितना निकल आया? वो निकल आया म्यू नॉट I इंटू n स्क्वायर इंटू पाई इंटू R बाई 2, ये निकल आया। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, इनके कई शक्लें हो सकती हैं, तो डरना भी नहीं है कि इस शक्ल में किताब में, दूसरी शक्ल में है कि तीसरी किताब में तीसरी शक्ल में, फॉर्मूला एक ही है, अलग अलग तरह से सॉल्व हो सकते हैं। अब जब आप सेल्फ इंडक्टेंस बेटा लिखते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस को आप डिफाइन कैसे करते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस आप डिफाइन करते थे, अगर आप याद करें पीछे मैं आपको दिखाता हूं, ये डिफाइन किया था टोटल फ्लक्स इक्वल टू L इंटू I। तो L की वैल्यू क्या होगी? टोटल फ्लक्स अपॉन I। तो बस अपनी जगह पे आ जाएगी, टोटल फ्लक्स अपॉन I। व्हाट इज माय टोटल फ्लक्स? तुम तो कह रहे हो म्यू नॉट इंटू I इंटू n स्क्वायर इंटू पाई R होल डिवाइडेड बाय 2, और करंट से इसको करना है डिवाइड, करंट से डिवाइड हो गया। तो L इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू n स्क्वायर इंटू पाई R डिवाइडेड बाय 2, करंट से इंडिपेंडेंट। जैसे कैपेसिटेंस था ना करंट से इंडिपेंडेंट,
वैसे ही इंडक्टेंस है करंट से इंडिपेंडेंट। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस था जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता था। इंडक्टर ऐसा डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा, और ये उसकी प्रॉपर्टी है। आप अगर इस इंडक्टेंस के फॉर्मूला पर बहुत ज्यादा गौर करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें क्या मटेरियल भरा है, क्योंकि म्यू नॉट का टर्म में अगर मटेरियल भरोगे तो म्यू आर आ जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी, और उसके अलावा पाई आर बाई 2 करके, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है कि कॉइल कितनी बड़ी ली है, यानी कि जो भी आपने इंडक्टर लिया है उसके मटेरियल, उसके नंबर ऑफ टर्न्स और उसकी शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। और ये इंडक्टर इन पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन करंट एंड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इंडक्टेंस जो है हमारी सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना, ये प्रॉपर्टी करंट पे डिपेंड नहीं करती, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ डिपेंड करती है इंडक्टर के टाइप पर, उसकी प्रॉपर्टी पर। ये अच्छा, यानी कि इस तरह का डिजाइन उसमें बना रखा है। एक और कांसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बना लो, खेलो सोलेनॉइड के साथ। देखो एक आइडियल काइंड ऑफ सोलेनॉइड बना लिया ताकि उसकी बी फील्ड हम वही लिख पाए जो हमने पढ़ी है। मान लेते हैं कि करंट जा रहा है, और साहब इसकी रेडियस जो है इसे मान लेते हैं छोटा r, और सोलेनॉइड की जो लंबाई है इसे मान लेते हैं स्मॉल l। कैपिटल L लेने से इसलिए बच रहे हैं कि हम सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल L से डिनोट करते हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ध्यान दें, आप जानते हैं कि इसमें करंट की वजह से इसमें कोई ना कोई बी फील्ड लाइंस होंगी, पर वो होने तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये बी फील्ड लाइंस है जिससे निकल रही है ऐसे। अब मैं ये कहूं कि व्हाट इज द बी नेट, तो तुम कहोगे कि म्यू नॉट एन आई इज द टोटल फील्ड। एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ टाइप का है ना, सारी टर्न्स की वजह से। ये फॉर्मूला हमने सोलेनॉइड का अपने कोर्स में पढ़ रखा है, तो इसमें कोई परेशानी भी नहीं है लिखने में, लिख दिया हमने। हमने कहा फ्लक्स निकाले किसी एक कॉइल से, एक कॉइल से जाने वाला फ्लक्स जो है वो कहलाएगा B इंटू ए। B कितना है साहब, वो है म्यू नॉट एन आई इंटू ए। लेकिन मुझे एक कॉइल से तो फ्लक्स नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए टोटल फ्लक्स, तो आपने लिखा है इससे टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्न्स टोटल इनटू 5। आप देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करा दें, और एक कॉइल से कितना फ्लक्स जा रहा था उसका मल्टीप्लाई करा दें। अब ये कैपिटल एन स्मॉल एन आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि वो एक इक्वेशन में दोनों नहीं रहेंगे, तो हमें पता है कि कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, ये तो स्मॉल एन होता है। तो कैपिटल एन जहां भी आया है वहां स्मॉल एन इंटू एल लिखा जा सकता है। तो कैपिटल एन की जगह बेटा हम लिख रहे हैं स्मॉल एन इंटू एल इंटू म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए। ये अब आप देखें कि लिखा है एल म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए। मैं एरिया को पाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो इसमें मतलब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। आप चाहे तो लिख सकते हैं, एरिया की बजाय वो पाई आर स्क्वायर के टर्म में आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं कि व्हाट इज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज टोटल फ्लक्स थ्रू एन कॉइल्स डिवाइडेड बाय करंट। तो आपने कहा व्हाट इज माय टोटल फ्लक्स, एल म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए होल डिवाइडेड बाय करंट। करंट से करंट कैंसिल हो जाता है, एल की वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी बेटा एल म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। इस ए की जगह हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ये सेल्फ इंडक्टेंस है। अगर आपको रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड दे रखी है आप इस टर्म में निकाल सकते हैं, अन्यथा जो निकाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सोलेनॉइड का इंडक्टेंस हो और चाहे किसी भी चीज का इंडक्टेंस हो, वो ऐसे ही निकाला जाएगा। करने का क्या तरीका, एकदम शुद्ध सात्विक अच्छा पुराना तरीका है। वो क्या है कि आप टोटल फ्लक्स लिखें,
और टोटल फ्लक्स के बाद टोटल करंट लिखें, डिवाइड मार दें, काम खत्म, पैसा आ जाए, आगे अपने पास आंसर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। इस पे भी पूछा जाता है कि यार क्या सच में फ्लक्स हमारा किसी चीज और पे डिपेंड नहीं करता, उसकी शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है? तो जवाब है ना, यहाँ भी देखो लेंथ है, म्यू नॉट है, मटेरियल है, नंबर ऑफ टर्न्स है, पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस है, यानी कि डिपेंड्स ओनली ऑन पहला तो मीडियम, कि अगर आपने कोई दूसरा मीडियम लगाया तो परमेबिलिटी बदल जाएगी, और दूसरा शेप एंड साइज, कितना बड़ा है, किस तरह की शेप का है, अपना इंडक्टर इस पर डिपेंड करता है, और दूसरी बात इस पर भी करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पता है तो सब पता है, और नहीं पता है तो कुछ पता नहीं है, इस तरह का सीन इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे तो बात बनेगी, नहीं गड़बड़ तो नहीं। लेकिन अगर ये देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि कुछ भी बचेगा नहीं, काम अपना हो जाएगा। ये सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना है। आखिरी कॉन्सेप्ट बचेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगले लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्टेंस लेंगे और थोड़ा बहुत आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जरा सी जानकारी देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस से ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। फिलहाल इस लेक्चर को यहाँ रोकते हैं। सोलेनॉइड और सेल्फ इंडक्टेंस को यहाँ से आप थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कीजिए, और डाइजेस्ट करने के बाद अगली कहानी में मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी आज के लिए लेक्चर को यहाँ रोकते हैं और ओवर करते हैं। हमें पूरे साल देखिए, पूरे साल देखने से आपको पूरे साल का कोर्स मिलेगा, और जो बोर्ड में आ रहा है वही मिलेगा, जो इस बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। इसके बाद पेपर में कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आरटी अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ आपको, इंद्रजीत सिंह नाम है मेरा। मिलेंगे आरटी अकेडमी पे ही अगले वीडियो में, और उसमें पढ़ेंगे सोलेनॉइड में स्टोर्ड एनर्जी के बारे में, और फिर पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। थोड़ा सा आपको ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल बता देंगे, चैप्टर अपना ओवर हो जाएगा, हम एसी सर्किट शुरू कर देंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।